हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पे चलिए आ गया है एक बार फिर से बीएड के नोट्स की जो श्रृंखला चल रही थी वो, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के नोट्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैसे तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी आपको फ़ायदा करेगी, लेकिन स्पेशली ये जो जिस कमेंट के थ्रू मैंने ये नोट्स तैयार किया है वो स्पेशली आ रही थी काफ़ी बच्चों की MGKVP के, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, और उनमें से ही कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी इस जो है पेपर के नोट्स की। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं थोड़ा वेट कर रही थी क्योंकि सिलेबस देखिए चेंज हुआ है 22-23 से जो चेंज हुआ था। तो पहले जो था कि ये जो पेपर था वो फर्स्ट सेमेस्टर में था, लेकिन अभी क्या है ये थर्ड सेमेस्टर में हो चुका है और सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज है। लेकिन ये जो टॉपिक आज मैं शेयर करूँगी ये दोनों मतलब पहले भी था और ये अभी भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो बस यही आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना है कि हमारी जो मिस DDS क्लासेज की जो फैमिली है वो फाइनली 100 के पहुंच चुकी है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, देते रहिएगा चैनल पे। बस इसी एक छोटी सी खुशखबरी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। चलिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का आज का जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यक्रम स्थानांतरण की रणनीतियों के बीच अंतर कीजिए। अथवा देखिए इस क्वेश्चन को आपसे ये पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण यानी करिकुलम ट्रांजैक्शन की प्रमुख रणनीतियों के बीच अंतर बताइए। या अथवा करके पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम स्थानांतरण रणनीतियों के बीच अंतर कीजिए। अथवा यह पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम संप्रेषण की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रणनीतियों के बीच अंतर बताइए। मेनली क्वेश्चन ये है कि जो पाठ्यक्रम संप्रेषण के जो दो तरीके हैं, वो एक तरीका होता है अप्रत्यक्ष तरीका और एक होता है प्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रणनीति होती है और अप्रत्यक्ष रणनीति होती है पाठ्यक्रम संप्रेषण की। तो इन दोनों के बीच हमें अंतर बताना है। तो हमको आज के क्वेश्चन में यही देखना है। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम स्थानांतरण की रणनीतियों के बीच अंतर। तो अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण की आप रणनीतियाँ तो बता रही हैं, लेकिन पाठ्यक्रम स्थानांतरण का मतलब क्या है, पहले वो जानना जरूरी है। तो वो जानने से पहले देखिए आप ये भी जान लीजिए कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने पाठ्यक्रम संप्रेषण कहा है, पाठ्यक्रम स्थानांतरण कहा है, किसको, करिकुलम ट्रांजैक्शन को। तो इसको एक और नाम से भी आपसे पूछ सकता है, पाठ्यक्रम लेन देन। ठीक है, तो तीनों चीज़ एक ही है, अलग अलग नहीं है। इंग्लिश में नाम सेम रहेगा लेकिन हिंदी में आपको अलग अलग जो है शब्द देखने को मिलेंगे। कभी आपको पाठ्यक्रम स्थानांतरण कहेगा, कभी आपको पाठ्यक्रम संप्रेषण कहेगा, कभी आपको पाठ्यक्रम लेन देन कहेगा। तो अगर उनके बीच यही पूछेगा कि उसके जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रणनीति है उसके बीच अंतर बताइए, तो आप किस तरह से आंसर देंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसके बीच अंतर समझने से पहले कि क्या है, उसके पहले हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण क्या है। बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जैसे पाठ्यक्रम जो स्थानांतरण है जिसको हम लोग इंग्लिश में करिकुलम ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम बात करें स्टडी की, जैसे अलग अलग लेवल है ना, जो अध्ययन के अलग अलग लेवल है, जैसे माध्यमिक लेवल, फिर जो प्राथमिक लेवल है, फिर माध्यमिक लेवल है, उच्च माध्यमिक है। ठीक है, इसी तरह हायर लेवल है। तो अलग अलग लेवल पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और अलग अलग लेवल पे हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक हम करिकुलम प्लान करते हैं कि इस लेवल पे, जैसे अब हम एक छोटे बच्चे के लिए एक अलग तरह का करिकुलम तैयार करते हैं, फिर जो बच्चा माध्यमिक में आता है हम उसके लिए अलग करते हैं, या फिर प्राथमिक में है फिर उच्च प्राथमिक में आता है तो हम उसके लिए अलग तरह का करिकुलम सेट करते हैं। यही तो होता है, यानी जो गवर्नमेंट है वो अलग तरह का, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ये कार्य करते हैं फिर वो अलग तरह का एक करिकुलम सेट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे, यानी जैसे अगर साइंस की हम बात करें, साइंस सब्जेक्ट है या फिर हिस्ट्री है, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे या फिर साइंस का लेंगे, चाहे मैथ का लेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर विज्ञान अगर शुरुआती, अगर हम कहें कि एकदम प्राथमिक लेवल पे है शुरुआती, तो उसका करिकुलम कुछ अलग होगा। जब वो उच्च प्राथमिक में आएगा तो उसका जो करिकुलम होगा वो कुछ अलग होगा ना। तो वो हम क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका वो प्लानिंग करती है कि हमने अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हमें एक करिकुलम प्लान करना है। फिर
उसके बाद जैसे हमने प्लान तो कर लिया कि क्या करिकुलम होगा, फिर उसको हमें कंटिन्यू हमको ये देखना है कि जो हमने करिकुलम बनाया है उसको हम कंटिन्यूसली क्या करें, उसको मॉनिटर करें, उसके प्रभाव को देखें कि वो जो हमने करिकुलम बनाया है वो कहाँ तक सफल हुआ, वो लोगों तक हस्तांतरित हो रहा है कि नहीं, बच्चों तक पहुँच रहा है नहीं, लोगों तक उस जो हमने करिकुलम सेट किया है वो लोगों तक जा पा रहा है नहीं, या उनको समझ में आ रहा है या नहीं, इस चीज़ का भी हमें मॉनिटर करते रहना होता है। तो पाठ्यक्रम स्थानांतरण यही है। यानी पाठ्यक्रम स्थानांतरण में क्या होता है कि जैसे आप प्लान करते हैं कोई भी करिकुलम को किसी भी सब्जेक्ट एरिया में अलग अलग लेवल पे स्टडी के, और उसके बाद हम उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं। ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों चीज़ का मिक्सिंग होता है, मतलब मिक्सचर होता है कि करिकुलम प्लान करना अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट में, और उसको फिर हम मॉनिटर करते रहना कि लोगों तक उसका क्या प्रभाव पहुंच रहा है, लोगों तक उसकी जो है पहुंच हो पा रही है, मतलब उसका स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, उस करिकुलम का, उस पाठ्यक्रम का, वो चीज़ हमारा आता है पाठ्यक्रम स्थानांतरण। मेनली बस इतना ही है कि पाठ्यक्रम स्थानांतरण में हमारा मकसद ये होता है कि जो करिकुलम सेट किया गया है किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, वो जो सेट किया गया है वो सफल हुआ या सफल नहीं हुआ, इस चीज़ को देखते रहना हमारा क्या है, पाठ्यक्रम स्थानांतरण। यानी हम उसके प्रभाव को देखते हैं कि वो चीज़ें बनी जो हैं, वो करिकुलम जो सेट किया गया है, जो प्लान किया गया है, उसका क्या प्रभाव लोगों तक पहुंच रहा है, वो कितना सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये होता है पाठ्यक्रम स्थानांतरण। यानी पाठ्यक्रम को लोगों तक हमें पहुंचाना जो है, यही चीज़ है पाठ्यक्रम स्थानांतरण। तो आई होप कि आपको पाठ्यक्रम स्थानांतरण का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या है पाठ्यक्रम स्थानांतरण। अब पाठ्यक्रम स्थानांतरण अगर इसके हम शब्दों भी समझे तो क्या है इसका, कि पाठ्यक्रम का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, लेन देन हो रहा है, यानी पाठ्यक्रम को लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, वही होगा पाठ्यक्रम स्थानांतरण। अब लोगों तक अगर आप पाठ्यक्रम को पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए आप दो तरीका, यानी किन दो रणनीतियों से आप पाठ्यक्रम को लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे एक शिक्षक जो है, अगर हम एक शिक्षक की बात करें, क्लास में अगर उसे करिकुलम जो भी पढ़ाना है तो वो उसको किन किन तरीके से, किन किन रणनीतियों से बच्चों तक पहुँचा पाएगा, या फिर बच्चे अगर कोई भी करिकुलम है तो उसको किन किन तरीकों से अपने तक पहुँचा पाएंगे या फिर अपने दोस्तों तक उसको पहुँचा पाएंगे, तो ये हम इसकी रणनीतियों में देखेंगे। तो वही यहाँ पर अंतर हमें देखना है। तो अब चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम स्थानांतरण की रणनीतियों के बीच अंतर में हम पहले जानेंगे कि किस तरह की रणनीतियाँ होती हैं। तो पहले देखिए दो रणनीतियाँ होती हैं, तो लिखेंगे पाठ्यक्रम स्थानांतरण की दो मुख्य रणनीतियाँ हैं। एक है प्रत्यक्ष रणनीतियाँ, दूसरा है अप्रत्यक्ष रणनीतियाँ। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है, हमारा क्वेश्चन यही था। तो इनके बीच अंतर को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से जो है समझा जा सकता है या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप दो भाग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे पानी गिर गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है कहीं कहीं पर आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी लिखने में। मैंने उसको करेक्ट करा है, बट अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोलूँगी तो आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम पहले पॉइंट की बात करें। तो देखिए हम प्रत्यक्ष रणनीति किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में क्या है कि इसमें छात्र, शिक्षक व पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमको संप्रेषण को लोगों तक पहुंचाना है या पाठ्यक्रम को करिकुलम को अगर हमें संप्रेषित करना है तो उसके लिए जो प्रत्यक्ष रणनीति होती है, तो प्रत्यक्ष रणनीति में हमें किन की आवश्यकता होती है, छात्र की, शिक्षक की और पाठ्यक्रम की। हमें भी पता है ये जो शिक्षण होता है वो त्रिविमी प्रक्रिया होती है, यानी छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो प्रत्यक्ष रणनीति में पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। जबकि अप्रत्यक्ष रणनीति जो है करिकुलम ट्रांजैक्शन की, वो है कि छात्र स्वानुभव, क्रिया एवं चिंतन द्वारा अधिगम करता है। यानी इसमें शिक्षक की जरूरत नहीं है, छात्र जो है खुद अनुभव किया, खुद क्रिया किया, चिंतन किया, फिर उस चीज़ को सीख गया, अधिगम कर लिया। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरे अंतर की बात करें तो प्रत्यक्ष रणनीति में है कि यह रणनीति पुस्तक आधारित होती है। यानी इस रणनीति में मेनली पुस्तक का जो है हेल्प ली जाती है, सहायता ली जाती है। जबकि अप्रत्यक्ष जो रणनीति होती है यह क्रिया व प्रयोग पर आधारित होती है। यानी इसमें करके सीखने और प्रयोग करके सीखने की जो कला है ये इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है।
तीसरा हमारा है, इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रणनीति में क्या है कि जो है इसमें सर्वोसर्वा हम कह सकते हैं कि शिक्षक होता है, ठीक है, यानी शिक्षक की ज़्यादा चलती है। क्लास में देखिए शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक ही आपको करिकुलम समझा वगैरह रहा है, तो इसमें जो श्रोता होता है हम कह सकते हैं कि इसमें जो श्रोता यानी जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय श्रोता का जो मतलब कह सकते हैं कि रोल जो है निभाते हैं। बाकी अप्रत्यक्ष में अगर देखें तो इसमें छात्र क्रियाशील अधिगम करता होता है, क्योंकि इसमें देखिए शिक्षक तो है ही नहीं, शिक्षक की जरूरत है नहीं, छात्र खुद अनुभव कर रहा है। तो जब कोई खुद से चीज़ें सीख रहा है तो वो तो क्रियाशील अधिगम करता होगा, तो इसमें छात्र जो है वो क्या है, क्रियाशील अधिगम करता होता है। चौथे अगर हम पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा है कि ये वह रणनीतियाँ हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक कक्षा में करता है। मैंने जैसा कहा कि इसमें शिक्षक का ही जो है ज़्यादा सर्वोसर्वा होता है शिक्षक, तो ये जो प्रत्यक्ष रणनीति होती है इसमें अगर हम इसकी बात करें तो जो ये रणनीति है जिसका प्रयोग एक शिक्षक जो है कक्षा में करता है, मतलब इस रणनीति के अंतर्गत जो भी विधियाँ आएंगी, जो भी नीतियाँ आएंगी, वो नीतियाँ शिक्षक जो है वो कक्षा में प्रयोग करता है। जबकि हम बात करें अप्रत्यक्ष वाले में तो चौथा पॉइंट इसका होगा कि इसके अंतर्गत आने वाली विधियों का प्रयोग छात्र अपने अधिगम के लिए करता है। मतलब इसमें वो सारी विधियां आती हैं जिसमें कि जरूरी नहीं कि कक्षा में रहकर शिक्षक द्वारा कराया जाए, बल्कि छात्र खुद से करके सीख रहा है, तो इसमें जो भी विधियां आएंगी उसका प्रयोग छात्र द्वारा ही किया जाता है और छात्र अपना उसके द्वारा उन विधियों का प्रयोग करके छात्र खुद जो है अपने लिए अधिगम करता है। पांचवा अगर हम बात करें, अभी जैसे यहाँ पे मैं केवल पॉइंट समझा रही हूँ, तो एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगी जब यहाँ पे मैं इसकी विधि को बताऊंगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष में, जैसे हम खोज विधि की बात करते हैं ना, खोज विधि, तो खोज विधि के लिए जरूरी नहीं कि शिक्षक हो, छात्र खुद खोज विधि करता है खुद। जैसे अगर आपको कहा जाए आपको कुछ बनाना है तो आपको किसी और से हेल्प लेने की क्या जरूरत है। आप जैसे हम छोटे थे तो हम मिट्टी से कुछ भी बनाते थे, गीली मिट्टी से हम कभी कुछ बनाते, कभी कोई शेप देते, कभी कुछ बनाते, तो वहाँ पे हम खुद बना के उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो यहाँ वही चीज़ कही गई है कि यहाँ छात्र जो है खुद करके सीखता है। तो इसमें जो भी विधि आएंगी वो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि इसमें जो छात्र है वही क्रियाशील अधिगम करता होता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा चौथा। पांचवा पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि इसका जो उपयोग है प्रत्यक्ष वालों का, कि इसका उपयोग कक्षा के अंतर्गत शिक्षण में ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर अभी जो मैंने बताया कि जो शिक्षक है वो कक्षा में करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रत्यक्ष रणनीति है इसका उपयोग जो है कक्षा के अंतर्गत शिक्षण में ही हो सकता है। मतलब कक्षा में ये रणनीति यूज होती है, मतलब ये सारी जो विधि प्रत्यक्ष रणनीति में जो भी विधियाँ आएंगी वो कक्षा में जो है होती हैं। जबकि अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए जो भी रणनीति, ये जो रणनीति है इसके अंतर्गत जो भी विधि आएगी उनका प्रयोग छात्र कक्षा के बाहर भी कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इनका प्रयोग छात्र कक्षा के बाहर भी कर सकता है। जो अप्रत्यक्ष रणनीति के अंतर्गत जो भी विधियाँ आएंगी, जैसे खोज विधि हुआ, भ्रमण विधि हुआ, तो ये सारी जो वो प्रयोगशाला विधि हुआ, ये सारी जो विधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कक्षा के बाहर भी, मतलब कक्षा के बाहर होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें छात्र की रुचि, क्षमता व योग्यता की अवहेलना होती है, क्योंकि देखिए छात्र यहाँ पे निष्क्रिय श्रोता का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र की रुचि से, छात्र की योग्यता से, छात्र की क्षमता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, शिक्षक अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो छात्रों की रुचि, क्षमता या योग्यता है उसकी अवहेलना होती है इस विधि में या इस रणनीति में। उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसमें छात्र अपनी रुचि, क्षमता के अनुसार अधिगम करता है। मतलब छात्र अपने हिसाब से चीज़ों को सीखता है, अपने हिसाब से उस चीज़ का प्रयोग करता है, क्रिया करता है, फिर खुद सीखता है। तो इसमें छात्र की खुद की रुचि, खुद की क्षमता, खुद की योग्यता सामने निकल के आती है, ठीक है। अगर हम सातवें पॉइंट की बात करें प्रत्यक्ष में, तो ये रणनीतियाँ शिक्षक केंद्रित होती हैं, जैसा मैंने ऊपर ही कहा, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है वो ज़्यादा सर्वोपरि होता है। दूसरी तरफ अगर हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो क्योंकि इसमें शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है, छात्र एक्टिव होता है, इसमें छात्र क्रियाशील होता है, तो ये रणनीतियाँ छात्र केंद्रित होती हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अगर हम बात करें 8वें पॉइंट की, तो जो प्रत्यक्ष है इसमें शिक्षक विषय वस्तु का निर्धारण करता है, यानी शिक्षा की विषय वस्तु जो है निर्धारित करता है कि उसे किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जबकि अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष की, तो इसमें छात्र शिक्षक के निर्देशों के अनुसार स्वयं विषय वस्तु निर्धारित करता है। इस शिक्षक ने बता दिया कि आपको इस टॉपिक पे कोई चीज़ बना के आनी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो बस आपको उन्होंने एक निर्देश दे दिया, फिर आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। यानी छात्र खुद जो है अपने हिसाब से विषय वस्तु जो है निर्धारित करता है, अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करके प्रयोग करके करता है, सीखता है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया। बात करें 9वां पॉइंट, जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो जो व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधियां हैं इत्यादि, ये सारी जो विधियां हैं वो आपकी प्रत्यक्ष में आएंगी, यानी क्लास के अंदर जो है अध्यापक ये सारी चीज़ें करता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर अप्रत्यक्ष रणनीति की बात करें तो इसमें कौन कौन सी विधियां शामिल होंगी, तो जैसे प्रयोजन विधि, यानी जो हम योजना एक्सपेरिमेंट करते हैं वो विधि, दत्तकार हो गया, प्रयोगशाला हो गया, अन्वेषण यानी खोज विधि हो गया, भ्रमण विधियां हो गई इत्यादि, ये सारी जो विधियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आदि लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने आदि यहाँ पर नहीं लिखा, मैंने बस नाम लिख दिया है, लेकिन और भी कई सारी विधियाँ हैं जो कि आती हैं अप्रत्यक्ष में भी। तो यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट में आपको दोनों के बीच अंतर को समझा दिया है। कोशिश की समझाने की कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाए कि कौन सी प्रत्यक्ष रणनीतियाँ होती हैं, कौन सी अप्रत्यक्ष रणनीतियाँ होती हैं। तो आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो लगी। इसके अलावा आप किस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपसे आपको कोई भी वीडियो स्किप जो है ना देखने को मिले। आपको रोज़ कोई ना कोई वीडियो आपके साथ जरूर मैं शेयर करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहिएगा चैनल पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।